सोफिया के पास घने जंगल के किनारे बने हुए वीरान से घर में आज दोपहर कुछ दबी दबी सी चहल पहल हो रही थी। इस घर की रसोई में एक जवान लड़का अपने कंधे पर AK-47 राइफल लटकाए एक स्टोव पर कावा उबाल रहा था। साथ वाले कमरे में चारपाई पर दो आदमी बैठे हैं जिनकी राइफल दीवार के सहारे खड़ी है। ये दोनों सिगरेट पीते पीते एक दूसरे से कुछ खुसर पुसर कर रहे हैं। तभी वह तीसरा लड़का ट्रे में 3 कप कावा लिए कमरे में दाखिल होता है। चारपाई पर बैठे दोनों आदमी ट्रे से अपने अपने कप उठा लेते हैं और गर्म कावा का घूंट भरने लगते हैं। चारपाई पे बैठे ये दोनों आदमी कोई आम लोग नहीं बल्कि साउथ कश्मीर में आतंक का पराय बन चुके जाने माने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हैं। अब्बू तरारा और अब्बू सज्जार। तरारा और सज्जार ने ना जाने कितने भारतीयों की शहादत के लिए जिम्मेदार हैं और कई सालों से ये भारतीय सेना की लिस्ट पर सबसे ऊपर आ चुके हैं। तीसरा लड़का जो कावा लेकर आया है उसका नाम इफ्तिकार भट्ट है। वो इस ग्रुप में नया भर्ती हुआ है। मजबूत डील डोल ये इस लड़के का चेहरा प्रमुख दाढ़ी से ढका हुआ है और लंबे लंबे बाल कंधे पर गिरे हैं। चेहरे पर कोई भाव नहीं है और ना ही कुछ बोल रहा है। ना तो ये तोरारा और ना तो सब्जार की बातों में दिलचस्पी दिखा रहा है। 2 हफ्ते पहले इफ्तिकार भट्ट जब तोरारा और सब्जार के पास आया था तो उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि वो कैसे जानता है, क्योंकि साउथ कश्मीर का बच्चा इन दोनों को जानता है। अगर ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए किसी को आना पड़ता तो वो इन्हीं के पास जाते। भट्ट ने बताया कि 3 साल पहले सोफिया के पास एक गांव में उनका बड़ा भाई मारा गया और तब से वह बदले की आग में झुलस रहा है और वह किसी भी कीमत पर भारतीय फौज से बदला लेना चाहता है। इफ्तिकार भट्ट फौज से बदला लेने की तैयारी करके तोरारा और सब्जार के पास गया। वह इन दोनों की मदद से आर्मी चेक पॉइंट पर हमला करने का चाहता था। उसके पास चेक पॉइंट पर हाथ से बने हुए नक्शे और आर्मी की मूवमेंट के प्लान्स थे। इतनी अच्छी तैयारी देखकर और फौज के प्रति नफरत और बदले की आग देखकर तोरारा और सब्जार केवल 2 हफ्ते में ही उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अटैक से एक दिन पहले आज तोरारा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके मन में भट्ट को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। वह भट्ट के सामने बैठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर फिर एक बार फिर पूछता है, तुम कौन हो? भट्ट पहले तोरारा को देखता है, फिर सब्जार को। सब्जार की तरफ अपनी आंखें घुमाते हुए अपना कप बड़े ध्यान से जमीन पर रख कर और खड़ा होकर अपनी राइफल को जमीन पर फेंकते हुए बोलता है, अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी शक होता है तो तुम मुझे अभी की अभी गोली मार दो। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो यह ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे मार डालो। पहली बार भट्ट को इतनी तरह गुस्से में देखकर तोरारा खड़ा होकर नाक से नाक सटाकर भट्ट को घूरने लगता है और फिर अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमाता है और सब्जार की तरफ दिखता है, शायद यह पूछने के लिए कि इस लड़के के साथ क्या करना है। लेकिन जैसे ही तोरारा अपना मुंह सब्जार की तरफ घुमाता है, भट्ट अपनी सलवार से 9 mm की पिस्तौल निकालकर बिजली की फुट रफ्तार से एक के बाद 4 राउंड फायर कर देता है। तोरारा और सब्जार दोनों ही जमीन पर पड़े होते हैं। इफ्तिकार भट्ट नीचे झुककर दोनों की नब्ज चेक करता है और जमीन से अपना कप उठाता है। आराम से चारपाई पर बैठकर हवा पीने लगता है। सूरज छिपने का इंतजार करता है। सूरज छिपते ही भट्ट को अपने पैरों पर लंबी जो यात्रा करनी थी उसे वापस वहीं जाना था जहाँ से वो आया था, जहाँ
उसे इंडियन आर्मी की 1 पैरा एसएफ के मेजर मोहित शर्मा के नाम से जाना जाता था। नमस्कार, जय माँ भारती, जय हिंद। मेजर मोहित शर्मा के चेहरे के कारण उनके साथी अक्सर मजाक में उन्हें चिढ़ाते हुए कहते थे, अबे साले, अगर तूने अपना लिहाज नहीं बदला तो तू एक दिन खुद ही आर्मी के हाथों धरा जाएगा। हर बार हंसते हुए कहते थे, मर जाऊंगा लेकिन लिहाज नहीं बदलूंगा। मेजर मोहित शर्मा के पिता राजेंद्र शर्मा और सुशीला शर्मा दोनों ही मिडिल क्लास कामकाजी लोग थे। हर माँ बाप की तरह वह भी चाहते थे कि उनका बेटा नौकरी करने के बाद नौकरी करे जिसमें कोई दूर दूर तक खतरे संभव नहीं हो। लेकिन मोहित को स्कूल के दिनों से ही आर्मी का जुनून लग चुका था। 1995 में दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शर्मा ने महाराष्ट्र के संत गजानंद कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था, लेकिन वह जाने से पहले एनडीए का एग्ज़ाम दे दिया था। जब रिजल्ट आया तो वे महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। उनका सिलेक्शन हो चुका था। उनकी माता पिता ने यह बात उनसे छुपा कर रखी कि उनका सिलेक्शन एनडीए में हो चुका है, लेकिन मिस्टर और मिसेस को शायद यह नहीं जानता थे कि उनके बेटे को बुरी तरह से आर्मी का कीड़ा लग चुका है। वह फोन करके पता लगा लेते हैं कि उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं। एनडीए का मेडिकल देने के लिए वह महाराष्ट्र के गाजियाबाद अपने घर आ धमकते हैं। उनके माता पिता बेटे को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शर्मा अपने मन मना चुके थे। मोहित के सामने बड़ी प्रॉब्लम थी। उनका वजन 8 किलो कम था, लेकिन इसकी पूर्ति करने के लिए उनके पास केवल 4 हफ्ते थे। मेजर शर्मा अपनी डाइट में कई लीटर दूध और हाई प्रोटीन खाना और दर्जनों केले रोजाना लेना शुरू कर देते हैं और 4 हफ्ते में 8 किलो वजन भी बढ़ा लेते हैं। एनडीए में शर्मा ऑलराउंडर की तरह उभर के आते हैं और उन्हें बॉक्सिंग, घोड़सवारी, तैराकी में ट्रॉफी भी मिली थी। 3 साल गुजरने के बाद 1999 में मोहित शर्मा ग्रेजुएट हो जाते हैं और कमीशन 11 दिसंबर 1999 को मेजर मोहित शर्मा को देश को सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन मिली थी। सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन कर दिया गया। इन दिनों से ही मेजर मोहित शर्मा के केवल 2 ही सपने थे, एक पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेस में जाना और दूसरा कश्मीर में सर्व करना। इनमें से सपना जल्द ही पूरा होने वाला था। सन 2000 में मेजर शर्मा की यूनिट को पुंछ राजौरी सेक्टर की 35वीं राष्ट्रीय राइफल्स की काउंटर इंटरजेंसी ऑपरेशन में नियुक्त कर दिया गया। यह मोहित की पहली स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर से संपर्क में आते हैं और उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। वे अपनी नाइट ड्यूटी पेट्रोल से लेकर रिकॉर्ड मेंटेन करने तक पूरी उत्साह के साथ करते थे। 13 दिसंबर 2001 के दिन मेजर मोहित शर्मा कश्मीर में ही ड्यूटी कर रहे थे जब एक दिल दहलाने वाली खबर उन्हें मिलती है। जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी ने देश के संसद पर हमला कर दिया है। इस हमले का जवाब देने के लिए जवाब में इंडियन आर्मी ने एलओसी पर ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च कर दिया और मेजर मोहित शर्मा की यूनिट में भी ऑपरेशन का हिस्सा बनी थी। इस ऑपरेशन के दौरान मेजर मोहित शर्मा राजौरी सेक्टर में एनकाउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन सफलतापूर्वक लीड करते थे और इसके लिए उन्हें आर्मी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन भी मिला। मोहित शर्मा जब पहली बार पैरा एसएफ के लिए अप्लाई करते हैं
तो तबीयत खराब होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन 2003 में दूसरी बार कोशिश करने पर वह 1 पैरा SF में सेलेक्ट हो जाते हैं। वर्दी में दबे उनके मन भाव छुप पा रहे थे, लेकिन उनकी माँ की चिंता और गुस्सा से बुरा हाल था। माँ जानना चाहती थी कि जब पहले ही खतरे से भरा करियर है तो और खतरा क्यों। तब मोहित अपनी माँ को शांत करते हुए कहते हैं कि जब तक वह जिंदा है एक पैरा SF में ही रहेंगे। उनकी पहली पोस्टिंग कश्मीर नहीं बल्कि चंडीगढ़ में मिली। चंडीगढ़ में मेजर मोहित शर्मा की मुलाकात आर्मी सर्विस कोर की कैप्टन रसीमा सरीन से हो जाती है। दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। लेकिन दोनों की प्रेम कथन शुरू हुए 1 महीना भी नहीं हुआ कि 2004 की शुरुआत में मेजर मोहित शर्मा को कश्मीर बुलाया जाता है। तेरे बिना सुबह धुंधली सी लगती है, रातों में चांद भी अधूरा सा लगता है। हवा के साथ तेरा एहसास छूता है। तेरे बिना दिल लगे ना, कहीं भी चैन मिले ना। तेरे बिना दिल लगे ना, मुझसे ये सांस चले ना। बातें अधूरी खामोशी का साथी है, दिल की जुबान भी कुछ कहती नहीं अब है। तेरी मुस्कान का सपना जगाता है, तेरे पास हूँ या दूर हर पल तेरा नूर। तेरे बिना दिल लगे ना, कहीं भी चैन मिले ना। तेरे बिना दिल लगे ना, मुझसे ये सांस चले ना। मिट्टी की खुशबू तेरी यादों में बसी है, दिल का हर कोने सिर्फ तेरा नाम लिखा है। आँखों में सपने सिर्फ तेरे झिलमिलाए। मेरा हर पल तेरा इंतजार बन जाए। वह समय था कि जब इफ्तिकार भट्ट के भेष में वह बेहद खतरनाक मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। कश्मीर में रहने के बाद जम्मू कश्मीर के टॉप आतंकी अब्बू तरारा और अब्बू सब्जार को ख़त्म कर देते हैं। 19 नवंबर 2004 को मेजर मोहित शर्मा और ऋषिमा की शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं और होते ही पहले इंडियन इन्फेंट्री स्कूल के कमांडो ट्रेनिंग विंग और स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल के इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हो जाते हैं। इतनी कम उम्र में कमांडो दस्ता इंस्ट्रक्टर बनने का बहुत ही बड़े सम्मान की बात थी। पर मेजर शर्मा और उनके माता पिता भी खुश थे कि उनका बेटा खतरे से दूर है। लेकिन उनकी यह खुशी
कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती। – 2008 में शर्मा को एक बार फिर कश्मीर बुला लिया जाता है। 2009 में मोहित शर्मा के उनके अंडर स्पेशल फोर्सेस के 22 पैराट्रूपर श्रीनगर के सटे कुपवाड़ा सेक्टर में थे। 21 मार्च 2009 को दोपहर के समय शर्मा को उनके कमांडर का फोन आता है। कुछ मिनट बाद उनकी टीम 6 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ मिलती है और 6 आरआर के कमांडर मेजर शर्मा को बताते हैं कि उनकी पेट्रोलियम टीम ने आतंकवादियों को स्पॉट किया है, पर छोटी सी मुठभेड़ में सभी आतंकवादी बचकर निकल चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में मेजर मोहित शर्मा की टीम को बुलाए जाने के केवल एक ही मतलब था, उन आतंकवादियों का शिकार करना। और इंटेलिजेंस कोई साफ नहीं थी कितने आतंकी हैं और कुछ पता भी नहीं था। बस इतना पता है कि शुक्रवार की सुबह वे LOC क्रॉस किया है और सुबह अंदर LOC क्रॉस करके अंदर घुसे हैं और इस वक्त कुपवाड़ा के विशालकाय जंगलों में छुपे हुए हैं। 21 मार्च 2009 के समय रात के 2:30 बजे मेजर मोहित शर्मा व उनकी टीम बेलगाम के हदवाड़ा से मौजूद चौराहे पर चेहरा को फॉरवर्ड पोस्ट की लोकेशन के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं और सुबह 4 बजे मेजर मोहित की टीम उस लोकेशन पर 6 RR की स्क्वाड के साथ मिलती है। ब्रीफिंग के बाद 6 RR का एक अफसर मेजर मोहित शर्मा और उनकी टीम को जंगल के 700 मीटर अंदर इस पॉइंट पर लेकर जाता है जहां आतंकवादियों के साथ उनका मुठभेड़ हुआ था। इसके बाद मेजर मोहित शर्मा 6 RR के ऑफिसरों से कहते हैं इस ऑपरेशन को स्पेशल फोर्सेस टीम करेगी, आप लोग वापस जा सकते हैं, धन्यवाद। मेजर मोहित शर्मा एक पैराट्रूपर को हेडक्वार्टर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए 6 RR के साथ ही छोड़ देते हैं। और बाकियों को 8 लोगों से 3-3 स्क्वाड में बांट देते हैं। एक स्क्वाड का नेतृत्व मेजर मोहित शर्मा अपनी जोड़ीदार हवलदार राजीव कुमार के साथ खुद कर रहे थे। दूसरे को नायब सूबेदार उत्तम चंद और तीसरे स्क्वाड को हवलदार राकेश खंडेवाल को सौंपा जाता है। तीनों स्क्वाड अलग अलग दिशाओं में बर्फ से ढके हल्दवाड़ के जंगलों में फैल जाते हैं। जल्द ही हवलदार राजीव के स्क्वाड को बर्फ में आतंकियों के पैर के निशान मिल जाते हैं। वे निशान देखकर हवलदार राजीव को पता चल जाता है कि आतंकवादी हाईली ट्रेंड है और इन्हें पकड़ना आसान नहीं होने वाला। आतंकी संभलते हुए अपने पैरों को निशान बर्फ पर छोड़ते थे और उसमें से जो आदमी सबसे आगे चल रहा था बाकी सब उसी के द्वारा बनाए गए निशानों पर कदम रख रहे थे, जिससे उनका पीछे पड़ी फौज सही से उनकी संख्या का अंदाजा न लगा पाए। अभी मेजर मोहित और उनके पैराट्रूपर यह सोच रहे होते हैं कि किस दिशा में जाएं। तब थोड़ा आगे निकल चुके मेजर मोहित के स्काउट पैराट्रूपर नेत्र सिंह रेडियो पर घोषित करते हैं कि उन्हें 2 आतंकियों को स्पॉट कर लिया है और आतंकियों ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया है। जंगल तुरंत गोलियों की आवाज़ से गूंज उठते हैं। मेजर मोहित शर्मा की टीम के ऊपर गोलियों की बौछार होना शुरू हो जाती है। जंगल तुरंत गोलियों की आवाज़ से गूंज उठता है। मोहित शर्मा की टीम के ऊपर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। लग रहा था कि चारों दिशाओं से आ रही है। पैराट्रूपर नेत्र सिंह को 2 गोलियां लग चुकी थी और
वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं। मेजर मोहित की टीम को जो भी मिले उसके पीछे कवर लेने का आदेश देते हैं और आतंकियों की दिशा में तेजी से फायरिंग करने के लगते हैं। 11 आतंकी शर्मा के स्क्वाड से आगे चलकर उन्हें घेर चुके थे। शर्मा समझ गए थे कि आतंकवादी उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर और सुरक्षित लोकेशन पर फायरिंग कर रहे हैं। इसलिए वह अपने साथियों को किसी भी तरह थोड़ा और पीछे जाकर पेड़ों के पीछे कवर लेने का आदेश देते हैं। जैसे ही उनके साथी पीछे जाना शुरू करते हैं, मेजर मोहित शर्मा उनका कवर प्रदान करने के लिए आतंकियों पर फायरिंग करने लगते हैं। हवलदार राजीव चिल्लाते हैं, सर पहले आप कवर ले लो, मैं इनको संभाल लेता हूँ। लेकिन मेजर साहब जवाब देते हैं, नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा। अभी उनका भाग्य पूरा भी नहीं हुआ, उनकी बाजू में आकर एक गोली लगती है। मेजर मोहित शर्मा फटक कर अपना कॉम्बैक्ट पटका उतारते हैं और अपनी बाजू पर बांध लेते हैं। फायरिंग करना जारी रखते हैं। जैसे ही मेजर मोहित शर्मा कवर ले चुके होते हैं, तब वह लैंसनाइट सुभाष को आतंकियों के ऊपर MGL मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर फायर करने का ऑर्डर देते हैं। सुभाष प्रोजेक्शन ले रहा होता है कि तभी उनको गोली उनकी कलाई में आकर लगती है। मेजर मोहित शर्मा जैसे ही देखते हैं सुभाष LMG ऑपरेट नहीं कर सकता, वह उसके पीछे आने को ऑर्डर देते हैं और खुद MGL उठा लेते हैं और दुश्मन की दिशा में एक के बाद एक कई ग्रेनेड फायर कर देते हैं। आतंकियों की तरफ से होने वाली फायरिंग एकदम धीमी पड़ जाती है। इस समय तो वह बात किसी को भी नहीं पता थी कि मेजर मोहित शर्मा ने LMG से MGL से 4 आतंकियों को मार गिराया है। ग्रेनेड को धुआं छोड़ने के बाद मेजर मोहित शर्मा पीछे अपने साथियों के कवर लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं और जब कवर लेने के लिए बहुत करीब होते हैं, तब एक गोली उनकी छाती की बाएं तरफ आकर लगती है। हवलदार राजीव तुरंत अपने टीम लीडर की मदद करने के लिए भागते हैं। मैं ठीक हूँ राजीव, ज़्यादा बड़े काम नहीं है, तुम ऊपर जाकर गोली चलाते रहो और एक भी आतंकवादी बचकर नहीं निकलना चाहिए। यह कहते हुए मेजर मोहित शर्मा हवलदार राजीव को वापस भेज देते हैं। इतने में नायब सूबेदार उत्तम चंद का स्क्वाड ऊंची जमीन पर पहुंचकर आतंकियों पर फायरिंग करने लगता है। किसी आतंकी को भागने नहीं देता, पर उन पर गोलियां चलाते रहो। चिल्लाते हुए मेजर मोहित शर्मा बोलते आवाज उत्तम चंद के स्क्वाड को ऑर्डर देते हैं और खुद अपने हाथ से फायरिंग करते हुए वह आखिरी दम तक बोलते रहते हैं, मैं ठीक हूँ, बाकियों को देखो। हवलदार राजीव आज भी उस दिन को याद करते हुए रो पड़ते हैं। उनके अनुसार उस दिन मेजर मोहित शर्मा को केवल 2 ही ऑब्जेक्टिव थे, किसी भी आतंकियों को बचकर ना निकलने दो और अपने साथियों की जान बचाना। देर शाम तक 1 पैरा SF के और कई स्क्वाड वहां पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर से मेजर मोहित शर्मा को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां अगली सुबह उन्हें शहीद घोषित कर दिया जाता है। हवलदार राजीव कहते हैं कि मेजर मोहित सर आपको अपने कंधे पर हेलीकॉप्टर तक ले जाने तक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ था। 5 दिन तक चले इस ऑपरेशन में 12 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि मेजर मोहित शर्मा समेत 4 पैराट्रूपर शहीद हुए। ऑपरेशन खत्म होने के बाद चीन की जांच में पता चला कि 12 आतंकवादी हाईली ट्रेन्ड शार्प शूटर थे, जिसके पास चीन का टेलीस्कोपिक राइफल थी। यही कारण था कि ऑपरेशन में 1 पैरा SF जैसे सबसे एलीट यूनिट के 4 फौजी शहीद हो गए। ईरान ने इसी दिन 21 मार्च 2009 की देर रात
हरिद्वार से कई किलोमीटर दूर गाजियाबाद में मिस्टर और मिसेस के घर फ़ोन बजने लगता है। मोहित के पिता फ़ोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से कमांडर साहब पूछते हैं कि वे उनके घर आ सकते हैं क्या। राजेंद्र शर्मा उस फ़ोन को याद करते हुए बताते हैं कि उनके दो दोस्त उनके घर पर आना चाहते हैं। जब फ़ोन कटने के बाद मोहित की माँ सुशीला शर्मा को यह बात बताई तो उनका दिल बैठ गया और तबीयत बिगड़ने लगी। जब दोनों ऑफिसर्स मेजर मोहित शर्मा के घर पहुंचे और उनके माता पिता को सूचना दी कि उनका बेटा शहीद हो चुका है, तो सुशीला शर्मा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी और कुछ ऐसा ही कुछ हाल मेजर मोहित शर्मा की पत्नी का भी हुआ। इस मार्च को मोहित शर्मा की याद में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। और 4 आतंकियों को खत्म करने के बाद उन्हें हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड मिलता है। अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जय हिंद, जय भारत। दिल से गुजरता है एक दर्द का सावन, वो मिट्टी के लिए कर गया अपना जीवन कुर्बान। वो खामोशी में भी सुनाई देता है उनका आह्वान। जब हवा चले तो उनका नाम ले आए, जब सूरज उड़े तो उनका रूप दिखलाए। तिरंगा लहराता है, उनका शौर्य याद दिलाता है। शहीद की याद को रुलाता है, पर घर के साथ सिर को झुकाता है। छोड़ गया वो सपने, छोड़ गया वो गीत। आंखों में था देश का एक रोशन दीप। जिंदगी से बढ़कर था उनका कर्तव्य के मीट। वो मिट्टी के पुतले, वो मिट्टी के देवता, वो हर धड़कन में बसते हैं। वो है देश का प्रवक्ता।